डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान देश का वो सच्चा नायक है जो हर सुबह धरती के पास जाके अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को बोता है और हमारे लिए और आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के मांगता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कृषि मंत्रालय और दूरदर्शन किसान की संयुक्त प्रस्तुति कृषि चौपाल। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इन मुलाकातों का सिलसिला हालांकि पुराना हो चला है और आप जानते हैं कि इस शो में हम बात करते हैं खेती की, किसानी की, बीज की, उम्मीदों की, सपनों की, सफलता की, संघर्ष की, उत्कर्ष की, उत्साह की, उमंग की और उम्मीद और मेहनत के अनूठे संगम की, यानी बात आपकी और हमारी। और आज ये बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, यानी कि आज हम पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर में। और आज हम बात करेंगे रबी फसलों के उत्पादन, उन्नत और कीट प्रबंधन की। और आज ये सारी बातें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इस शो में होंगी। तो अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ हमारे लिए रिजर्व रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, जो यहां है वो कहीं नहीं। हमारे शो की रवायत है कि शो की शुरुआत एक शानदार रिपोर्ट के साथ करते हैं, जिसके जरिए आप सारी बातों को सरसरी निगाह से देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हर सेशन में हमारे साथ जुड़ता है और आपकी हर बात के पेच को सुलझाने की हम कोशिश करते हैं। तो रिमोट को थोड़ा सा दूर रखिए, हमारे पास आ जाइए, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है आपके अपने शो की, जिसका नाम है कृषि चौपाल। और ये शुरुआत होती है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कृषि में रबी फसलों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा मसूर, मक्का, चना, टमाटर, मटर, सेम और फ्रेंच बीन भी रबी फसलें हैं। फसल चाहे कोई भी हो, उनमें कीट लगने का खतरा बना रहता है, लेकिन देश में मौजूद विभिन्न कृषि संस्थान लगातार इस बात की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे रबी फसलों में कीट प्रबंधन करना चाहिए। पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर भी इस दिशा में किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है। गेहूं को दीमक काफी नुकसान पहुंचाता है। जड़ों का खोखला होना, पौधों का मुरझाना, मृत पौधों पर अनियमित धब्बे इसके लक्षण हैं। दीमक करीब 25 से 30% पौधों की मृत्यु का कारण बनती है। इसके प्रबंधन के लिए बुआई के कुछ दिन बाद मिट्टी में क्लोरपाइरीफॉस 3 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। गेहूं में एफिड कीट के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करें। वहीं सरसों में एफिड के प्रबंधन के लिए सरसों की सहनशील किस्मों को लगाएं। जल्दी रोपण करें। कीटों की जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें। टमाटर में फल बेधक का प्रकोप बढ़ने पर नीम के बीजों के रस का 4% घोल 15 दिन के अंतराल पर उपयोग करें। सफेद मक्खी दिखने पर रोगर 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मटर में लाही यानी एफिड के नियंत्रण के लिए रोगोर दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। मटर की पत्ती चिकनी होने के कारण दवा का घोल पत्ती पर नहीं रुकता, इसलिए घोल में साबुन या सेंटोविट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइनर यानी पत्र सुरंगक के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान 3G 6.87 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का मिट्टी में उपयोग करें। फली छेदक पर नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक डेल्फिन बीटी दवा 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इस तरह सही समय पर विशेषज्ञों की सलाह से रबी फसलों में कीट प्रबंधन आपको नुकसान से बचा सकता है।
तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट देखने के बाद यह अंदाजा आप लगा चुके हैं, मैं जानता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उन्नत उत्पादन तकनीक की और साथ ही साथ कीट प्रबंधन की। दोनों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हमारे साथ इस फर्स्ट सेशन में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनूप दास, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना से। सर स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी जुड़ रहे हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं पादप प्रजनन ICAR RCER पटना से। डॉक्टर अरविंद स्वागत आपका। नमस्कार। चर्चा का हिस्सा हैं डॉक्टर राकेश कुमार भी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान ICAR RCER पटना से। तो डॉक्टर राकेश स्वागत आपका। तो चलिए परिचय हुआ और अब परिचय के बाद कुछ जानकारियां साझा करते, कुछ सवाल पूछते। सबसे पहले डॉक्टर अनूप आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी रबी की फसलें हैं जो प्रमुख तौर पे लगाई जाती हैं, और अगर इनकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करें तो कितना महत्व आपको नजर आता है? धन्यवाद आपका क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो भारत की जो पूर्वी क्षेत्र है जी, इस क्षेत्र जो आपका रबी फसलों के लिए खासकर आपका गेहूँ, तिलहन, दलहन, मक्का और सब्जियां के लिए काफ़ी प्रमुख है और इस देश का जो है हमारा खाद्य सुरक्षा में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें जैसे कि कम से कम 40% हमारा देश का गेहूं उत्पादन और 50% सब्जी का उत्पादन जो है देश का इस पूर्वी क्षेत्र से होती है। और रबी सब्जियों में खासकर आपका आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी प्रमुख है। ऐसे ही देश का कम से कम 1/4 जो दलहन का उत्पादन ये हमारा पूर्वी भारत से होता है। और अगर हम बिहार का बात करें तो लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में बिहार में जो दलहन का उत्पादन किया जाता है और उसमें से भी लगभग 50% उसमें जो है रबी दलहन है। ऐसा ही लगभग 1,01,000 हेक्टेयर जो हमारा बिहार में तिलहन होती है और उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सरसों का है। तो हमारा अगर हम लोग बात करें ये सब रबी फसलों का तो ये किसान का आजीविका के लिए, उनका पौष्टिक सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम है। चलिए दर्शक दीर्घा में चलते हैं। अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, क्या है आपका सवाल, पूछिए। हम लोग धान और गेहूं मुख्य फसल उत्पादक हैं और हम चाहते हैं कि इसका धान और गेहूं का और ज़्यादा उपज कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। जैसे कि हम सभी को मालूम है, धन्यवाद, ज़्यादातर केस में हर किसान नहीं, ज़्यादातर किसान है क्या करते हैं, हम लोग जो लंबी अवधि वाले धान लगा देते हैं। तो लंबी अवधि का धान लगाने से क्या होता है, जब हम दूसरे गेहूं लगाने जाते हैं तो उसका देर हो जाता है, उसका बुआई में देरी हो जाता है। तो ये एक मतलब कारण है। दूसरा है कि क्या होता है, जो हमारा गेहूं लगाने के बाद जो गर्मी का मौसम आ जा रहा है तो हमको पानी का सही व्यवस्था, सिंचाई का सही व्यवस्था ना होने की वजह से, और ख़ासकर मार्च में जब तापमान बढ़ जाते तो उसी समय एक तरफ तो पानी का कमी और दूसरा तरफ तापमान जो बढ़ गया तो उसका वजह से हमारा जो उत्पादन ये धान गेहूं सिस्टम का थोड़ा कम हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमको उन्नत तकनीक का व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे हैं जलवायु सहिष्णु जो आपका जो किस्में है, खासकर हमारा धान है, मान लीजिए हमारा इसी संस्थान का ही धान का जो किस्में है स्वर्ण श्रेया जो छोटे अवधि का है और जो सूखा सहिष्णु है। ऐसा ही हमारा गेहूं में भी काफ़ी सारा जो है किस्में हैं जो गर्मी को उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग करके इसका साथ हम धान का सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और धान काटने के बाद गेहूं को अगर हम शून्य जुताई करके लगाए और साथ साथ अगर हम उसमें फसल का जो अवशेष है उसको अच्छा से प्रबंधन करें, और धान और गेहूं का बाद अगर एक हम गर्मा मूंगबीन ले लें तो ये धान, गेहूं, गर्मा मूंगबीन, साथ में आपका गेहूं में शून्य जुताई से बुआई, मूंगबीन का भी शून्य जुताई से बुआई, तो ऐसा करके हमको 20 से 30% हम इस सिस्टम का प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादन जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद, बजट हमने इस बार देखा और बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ किसानों के लिए हैं। उसमें था दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, मसूर को लेके बहुत सारी बातें की गई। सर, कैसे होगा ये सब कुछ? इस बार के बजटीय प्रावधान में भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए रखी है जी। ठीक है। और खास करके जो अरहर है, उड़द है और मसूर है, इन 3 दलहनी फसलों पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दे रखा है कि ताकि इन्हीं तीनों का बाहर से हमको ज़्यादा आयात करना पड़ता है। ठीक बात है। तो इन जो बजटीय प्रावधान है उसके तहत किसान से इन तीनों मुख्यतः इन तीनों फसलों की जो भी उपज किसान करेंगे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी देती है भारत सरकार की 6 साल तक हम जरूर खरीदेंगे।
जो भी किसान ठीक हो। है। दूसरा है कि उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सरकार अनुदान के रूप में कुछ न कुछ करेगी, जिससे भंडारण क्षमता सुदृढ़ होगी। जी। और आप जानते हैं कि किसानों को जैसे ही उनको लगेगा कि हमको एश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, उचित मूल्य मिल रहा है, तो स्वभावतः किसान जो है उस फसल की तरफ आकृष्ट हो। ठीक है, यानी किसान गारंटी चाहते हैं। हाँ, गारंटी ठीक चाहते है, तो कुछ उम्मीदों के साथ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगृह पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 109 किस्म जो आया है उसमें गेहूं के 2 फसल है, तो क्या बिहार में मैं उसको लगा सकता हूं? डॉक्टर अरविंद। धन्यवाद पांडे साहब आपकी उत्सुकता के लिए। इस बार प्रधानमंत्री ने जो 2 किस्में गेहूं की जारी की है, वो दोनों किस्में जो है, एक HI 1665 और दूसरी HI 8840, ये दोनों किस्में जो है वो महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। तो एज सच हम उसको नहीं लगा सकते, हम नहीं संस्तुत करेंगे लगाने को, मगर बिहार सरकार में ये प्रोविज़न है कि कम से कम 3 साल तक उसको विभिन्न स्थानों पे लगा के और उसका प्रारंभिक परीक्षण करके देखेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षण में वो उत्कृष्ट पाया गया तो बिहार सरकार में प्रावधान है कि उसके बाद फिर बिहार के किसानों के लिए भी उसी को रिलीज किया जा सकता है, संस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद यहाँ पूरी हो सकती है। हो सकती है ठीक है। परीक्षण के बाद। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश, पूर्वी भारत की बात करें तो धान, गेहूं, इस सब की बहुत ज्यादा फसल होती है, पैदावार होती है, लेकिन इस फसल का विविधीकरण, मैं इस पे आपसे राय जानना चाहता हूँ, कैसे हो और क्यों हो और क्या फायदा है इसका? धन्यवाद, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि हम धान गेहूं फसल प्रणाली जो है इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और इस प्रणाली को हमको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस प्रणाली को नहीं बदलते हैं तो इसमें जो हमारा धान और गेहूं दोनों जो है अदलनीय फसल है। अच्छा। और इसमें काफ़ी मात्रा में आपको पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है और हमारा मिट्टी से जो हमारा भूजल का भी जो है बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। तो हम लोग के पास अभी जो है धान गेहूँ में कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो हमें जो है अभी कदन फसल जो श्री अन्न मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारा ये लक्ष्य होता है अगर हमें उसी इनपुट पे, उसी कॉस्ट पे, उसी सब चीज़ पे अगर हमें दूसरा फसल, जैसे हम एग्जांपल दें, बाजरा को ले लें, ज्वार का ले लें, रागी को ले लें, और अभी आप देख रहे हैं धान गेहूं से जो है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट जो दे रही है वो जो है इस मिलेट फसल को अच्छा मिल रहा है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, उसमें जो हम फूड प्रोडक्शन के बाद जो हम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि जो है उत्पाद पे किसानों को अच्छा मुनाफा मिले और उनकी आय और आजीविका में काफ़ी सुधार हो। ठीक है, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, और जब किसानों की बात करें तो महिला किसान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है महिलाओं के लिहाज से। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनीता जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए अपना। सरसों काट करके आलू कबाड़ करके कौन फसल रोप सकता है? धन्यवाद, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। और जो अभी आप बताए आलू और सरसों काटने के बाद जलवायु अनुकूल किस्में हैं, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे मूंग की विराट जो आई है 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। आप जो है इसको लगावें, 3 से 4 हल्की पानी देंगे और आपको 1 से 1.5 टन जो है मूंग की पैदावार हो जाएगी। और उसके बाद जो फसल में जो आपका जितना पोषण का ह्रास हुआ होगा, ये मूंग जो है आपको उस खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, और आप जो है वो मूंग का 1-2 फली तोड़ने के बाद अगर उसकी पूरी बायोमास को अगर उसमें मिला देते हैं, ज़मीन हमारी पुनः शक्तिशाली हो जाती है और हम पैदावार सालों साल ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि अभी मार्केटिंग का ज़माना है, तो हमारे पास बेबी कॉर्न का है, और बेबी कॉर्न का राइट टाइम है अभी। वो भी हमारे पास बहुत सी अच्छी वैरायटी है, HM4 वगैरह, जिसको कि हम लगा के 60 से 65 दिन में बेबी कॉर्न में मार्केट का वैल्यू आप देखिए 1 kg बेबी कॉर्न का 200 से 250 रुपये kg है, और हमारा पेरी अर्बन एरिया में किसानों की आय सुधारने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, तो कई ऑप्शंस हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं, जिसपे डॉक्टर साहब कह रहे थे। लेकिन डॉक्टर अनूप, आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये जो धान प्रति भूमि की एक जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटे कैसे ये तो आप मुझे समझाएंगे ही, लेकिन ये भी समझाइए सर, कौन सी रबी की फसलें इसमें एप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त हैं? धान प्रतिभूमि वो सब जमीन है जहाँ जो वर्षा आधारित खेती किया जाता है, और धान का बाद
ज़मीन खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि धान काटने के बाद ज़मीन में जो है नमी का कमी होता है, या सिंचाई का व्यवस्था नहीं होते, या तो कोई दूसरा सामाजिक आर्थिक वजह हो सकती है। मैं इसको तो एक उम्मीद बोलूँगा कि आने वाला समय में जो हम पहले बता रहे थे कि तिलहन हम दूसरा देश से लाते, तो दलहन और तिलहन का अगर हम संरक्षण खेती करके, संरक्षण कृषि करके उस जगह में अगर अच्छा से हम पैदावार करें तो कम से कम 5 से 7 मिलियन टन हमको जो है दलहन तिलहन का उत्पादन उस जगह से हो सकते हैं, और हमारा देश का जो तिलहन का रिक्वायरमेंट जो उसमें काफ़ी मतलब पूरा हो सकते हैं। तो आपदा में अवसर आप ढूंढ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर अरविंद, आपके पास आना चाहूंगा। सर, दलहन की बात करते हैं हम, गेहूं की बात करते हैं और पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें यहाँ पे आपको नजर आती हैं फसल के लिहाज से? फसल के लिहाज से जैसे गेहूं है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, रबी सीजन में खास करके, तो ये सब फसल किसान उगाते ही है, और मेरे हिसाब से अच्छा किसानों को की आय में वृद्धि भी करता है ये रबी की फसलें। प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, वायु, ये जैव विविधता वाली चीजें कैसे सर स्टोर कर रहे, संरक्षित कर लें? 30 सेकंड में जवाब चाहिए सर, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल जो किसान आप धान को काफ़ी जुताई कदोई के बाद लगाते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि सीधी बुआई कीजिए, कम अवधि की धान लगाइए, उसके बाद जो है आप गेहूं की जो है धान का 30% अवशेष छोड़ के गेहूं जीरो विधि से कीजिए, फिर उसको भी जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी वहाँ भी जो है लगाइए। फिर जो है उसके बाद आपके पास जो विंडो बच जाता है, क्योंकि हमारे पास फसल सघनता को बढ़ाना है, तो हम जो है मूंग को जो है 50 से 55 दिन की वैरायटी वो भी जीरो विधि से हम कहते हैं उसको लगावें, और उसको 1-2 फली तोड़ने के बाद पूरी मिट्टी में मिला दें। इससे हमारा जो है हमारा जो कन्वेंशनल फार्मर 5 से 8 टन पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो हार्वेस्ट करते हैं, इससे हम 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं, और हम काफ़ी हद तक जो है रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किसानों की आय में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आज सारे सवालों को निदान सिर्फ इसी मंच पे होगा। करना क्या है, थोड़ी ही देर के लिए रुकना है और फिर मैं लौट कर आ रहा हूँ, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तालियों के साथ ब्रेक पे जा रहा हूँ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल, और इस सेशन में हम बात करेंगे रबी फसलों में कीट प्रबंधन की। और ये बात सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मोनुबरुल्लाह साहब, प्रधान वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान, अटारी पटना से। स्वागत सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयपाल चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान में, ICAR RCER से जुड़ रहे, रांची से आए। सर स्वागत आपका। नमस्कार। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम केवल साहब, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पौधा संरक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर से। डॉक्टर राम केवल स्वागत आपका। नमस्ते। तो चलिए शुरुआत आप ही से करते हैं सर। और सबसे पहले सर जो मुझे जानना है आपसे वो यही कि अक्सर देखा है कि भंडारण के दौरान अनाज में कई तरह के कीट लग जाते हैं और उसकी वजह से नुकसान हम और आप किसान भाई झेल ही रहे हैं। ये मैनेजमेंट आज समझा दीजिए सर, ये नुकसान कैसे कम हो। कभी कभी कुछ ऐसे भंडारण के कीट होते हैं जो आपके खेत से ही आपके गोदाम तक और या आपके भंडारण गृह तक आते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के समय आपके अनाज के साथ आ जाते हैं, और कुछ कीड़े जो होते हैं आपके भंडारण गृह में पुराने जो अनाज संरक्षित जिसको भंडारित किया रहता है वहाँ से उनको स्रोत मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने अनाज को अच्छी तरह से काट के साफ़ सफाई करने के बाद
उसमें नमी, जो अनाज की जो नमी है उसका 10 से 12% तक इतना धूप में सुखा लें कि उसमें नमी 10 से 12% से ज़्यादा न हो। तो ये एक मुख्य चीज़ है। दूसरा है कि आप अपने भंडारण जो बैग जो रखे हैं वो नए बैग का प्रयोग करें। अगर पुराने बैग को, संरक्षित बैग को प्रयोग करना है तो उसे मालाथियोन से उसका ट्रीटमेंट करके उसको छाया में सुखा लें, तब उसका करें। दूसरा है कि अपने भंडार गृह में का अच्छे से साफ़ सफाई कर ले। उसके फर्श में जो दरारें हैं वहाँ भी कुछ कीट और लार्वा और एग और पीपा पड़े रहते हैं, तो उसको कर ले। और अपने भंडारण कक्ष को मालाथियोन से बहुत बढ़िया से उसको धुल के उसको कीड़े को, तो असर नजर आने लगेगा, उसका असर नजर। कुछ किसान भी जुड़े हैं, सवाल लेंगे उनसे भी। संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव कुमार सिंह। संजीव जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि फसल में कीट लगने से की अवस्था में किस दवा का उपयोग कर देना चाहिए? किसान भाई, अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर किसान भाई अपने खेत में एक दो कीड़े मकोड़े देखे वो कीटनाशकों का प्रयोग शुरू करते हैं। तो किसान भाई को ये कभी कतई नहीं करना है, इससे काफ़ी आपको नुकसान होगा। तो हर फसल के लिए, हर कीट के लिए एक ETL वैल्यू बना है। आपके फसल में किस फसल में कौन सा कीट की संख्या कितनी हो तभी उसकी करनी है, आपको दवा का छिड़काव करना है। जैसे मान लिए आप सरसों का खेती कर रहे हैं तो आप देखिए कि जब वो लाही फ्लावरिंग, अगर वो फ्लावरिंग स्टेज में पौधा है और 15 से 20 एफिड पर डाली अगर पॉपुलेशन है, तब आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, डॉक्टर जयपाल चौधरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जयपाल, पूर्वी पठार क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो सेम एक इंपॉर्टेंट फसल वहाँ पे, लेकिन कौन सी सेम की कौन सी किस्म, और जो टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया सर, कीट प्रबंधन इस एरिया में कैसे किया जाए? दो तरह की वैरायटी हैं, एक लत्तरदार है, दूसरी झाड़ीदार है। जो लत्तरदार जिसमें वैरायटी है उसमें स्वर्ण उत्कृष्ट एक लंबे समय में, अगर आपको जो सही समय में जिसके बुआई करते हैं, जैसे अगस्त से सितंबर के महीने में, तो उस समय में आप स्वर्ण उत्कृष्ट को लगाइए। इसको लगाने के 90 दिन बाद में इसमें फूल आता है और फर्स्ट तुड़ाई जो है इसको 120 दिन पे होती है और उपज भी काफ़ी अच्छी है। इसके 35 से 40 टन तक जो फलियों की तुड़ाई, हरी फलियों की, वो आप इससे ले सकते हैं। एक स्वर्ण संपूर्ण है और दूसरी स्वर्ण विशिष्ट है। इन वेराइटीज़ को भी लगा सकते हैं जिनमें अर्ली फलन होता है, जहाँ पे रोग और कीटों की समस्या है उनके प्रति ये सहिष्णु है, मतलब इनमें कीट बीमारी कम लगती हैं, उनका किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब झाड़ीदार हम फसलों की बात करते हैं और जहाँ पे किसान बहुत सारे सफ़ेद फली जो लाइक करते हैं, उनके लिए स्वर्ण ऋतुवर वैरायटी जो विकसित की गई है, तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। तो मई जून के महीने में भी आप लगाइए और उपज भी अच्छी देती है। और इसके बाद में जो अर्का विजय है, बेंगलोर की वैरायटी है, उसको भी इस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। ये जो किस्में हैं आप उनका प्रयोग करिए। और उसके साथ में जो कीट होता है, इसमें कीट अगर जब जो समय पे लगाते हैं जुलाई अगस्त वाली, उसमें बाद में लाही का प्रकोप होता है, तो एक छिड़काव नीम आधारित कीटनाशक जैसे एजाडिरेक्टिन है 10,000 ppm का 4 ml प्रति लीटर पानी का आप एक बार छिड़काव करिए, आपका जो लाही की समस्या वो दूर हो जाएगी। जो पहली वाली जो फसलें लगाते हैं उनमें फली छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, उसके रोकथाम के लिए किसान को जब ज़रूरत हो तब फ्लूबेंडामाइड 39.35% SC का जो फॉर्मुलेशन आता है उसको 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। ठीक है, कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम जी स्वागत, आपका अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है ये सर कि हम राहड़ और चना रोपते हैं, फली के वक्त में कीड़ा लग जाता है, कृपया आप कुछ उपाय बताइए। जो फली छेदक कीट लगता है, चने में हो चाहे हमने अरहर में हो, ये कीट बहुभक्षी है, मतलब इसके अलावा टमाटर में, मिर्च में, हर जगह इस कीट को आप देखेंगे। इसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। हमें जब इसका रोकथाम करना है तो पहला रोकथाम जब इसमें 35%, 30 से 35% फूल से फलियां बननी शुरू होती हैं तब छिड़काव करना है। छिड़काव में ध्यान रखें, पहला जो छिड़काव करना है नीम आधारित मैंने जैसे बताया है। दूसरा इसके लिए स्पेसिफिक जैवीय कीटनाशक है जो HANPV 250 LE का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करिए। अगर HANPV नहीं मिलता है तो BT पाउडर मिलता है, BT पाउडर 400 ग्राम को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करिए। छिड़काव करना है 30% जब जहाँ पे फलियाँ बनना शुरू होती है उस टाइम में करना है। अगर बाद में
प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है फलियों में इस कीट का, तो उसमें हमें रासायनिक कीटनाशकों में जाना है। रासायनिक कीटनाशकों में एक छिड़काव अगर जहाँ पे सतही स्तर बहुत ज़्यादा है तो उसमें लैम्डा साइलोथ्रीन ये कीटनाशक आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1.5 ml प्रति लीटर पानी का इसका छिड़काव करना है, तो आपको जो चना और अरहर में इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। ठीक है। और अब डॉक्टर राम केवल सर आपके पास है सर, दो प्रबंधन जो मैं सुन रहा हूँ उन दिनों कीट प्रबंधन के, एकीकृत और जैव कीट प्रबंधन। जी सर, बहुत चर्चा है सर, लेकिन है क्या सर और मैनेज कैसे किया जाए? फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा के बीच एक समन्वित प्रणाली है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा को किस तरह से हम एक तरह से व्यवस्थित करें जिससे कि हमारे जो कीट लग रहे हैं उन कीटों को नियंत्रित करने के लिए उन सभी उपलब्ध संसाधनों का, जिसमें कि यांत्रिक विधियाँ, जैविक विधियाँ और रासायनिक विधियों का इस प्रकार हम प्रयोग करें कि वो आर्थिक रूप से सस्ता हो, सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो और पर्यावरण की दृष्टि से वो सुरक्षित हो। तो इन सबको मिलाकर के इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं कि उस कीट की जो आर्थिक क्षति स्तर है वह ऊपर न जा पाए और कीट जो है आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहे। अच्छा, क्योंकि कीटों का हमारे खेतों में रहना भी जरूरी है, वो हमारे पर्यावरण के हिस्सा है, उसे हम समाप्त नहीं कर सकते और समाप्त करना भी नहीं है। उनकी संख्या इतनी न बढ़ जाए कि हमें आर्थिक नुकसान हो, वो हमारे पर्यावरण के हिस्सा है। दूसरा सर, एक आपका प्रश्न है कि जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में हम कृषि रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें बहुत से पर्यावरण में, मिट्टी में हमारे मित्र फफूंद हैं, मित्र जीवाणु हैं, मित्र विषाणु हैं, मित्र निमेटोड हैं, इन सब का प्रयोग हम इन हानिकारक कीटों के प्रयोग करने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास फफूंद में मेटारिजियम है, मेटारिजियम एनिसोप्ली है, हमारे पास बैक्टीरिया में बीटी पाउडर मिल जाता है बहुत आसानी से, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निमेटोड के लिए मिल जाता है हमारे पास, और वायरस में हमारे पास HNV भी मिल जाता है। तो इसका भी प्रयोग करके जो पर्यावरण सम्मत है, जो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं करता और मित्र जीव को भी बचाता है सर। ठीक है, मेरा सवाल तो हुआ सर, लेकिन किसान भाई भी आए हैं हमारे। जरूर। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे फसलों में गेहूँ, आलू और चना में चूहा लग जाता है, इसका निदान बताया जाए सर। जहाँ भी चूहा लगा है पहले दिन हम जा करके सभी बिलों को बंद कर देते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं वहाँ बिल में खुला हुआ मिलेगा, तो दूसरे दिन क्या करते हैं कि उस बिल पे जहाँ जहाँ खुला हुआ है वहाँ पे हम लोग केवल लाई या गेहूं का दाना रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि वहाँ वो खाएगा। क्योंकि पहले दिन आप रखेंगे तो जहर मिला के वो नहीं खाएगा, तो इसलिए उसको हम 2 दिन ऐसे रखते हैं, केवल लाई या दाना रखते हैं, उसके खाने की आदत डालते हैं। और तीसरे दिन आप क्या करेंगे कि लाई में या गेहूँ के जो दाना होता है उसमें आप 98 भाग जिंक फास्फाइड मिलता है और 2 भाग उसमें आप लाई जो है 98 भाग और 2 भाग जिंक फास्फाइड मिश्रण कर देंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके, और जहाँ जहाँ बिल है वहाँ पे आप रख देंगे तो चूहा तेजी से खाता है और फिर वो मर जाता है। डॉक्टर वरुणुल्लाह, बिहार में बात करें रबी फसल की तो मक्का बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मक्के को कैसे कीट प्रबंधन के लिहाज से आप समझाना चाहेंगे आज मेरे व्यूवर्स को? रबी के फसलों में खरीफ के बनिस्बत कम कीट का प्रकोप होता है। सैन्य कीट जिसको स्पोडोप्टेरा फर्जीपर्डा करते हैं, फॉल आर्मी वर्म उसके नाम से आजकल जानते हैं, तो फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आजकल बिहार में काफ़ी देखा जा रहा है। ये कीट बहुत पुराना कीट नहीं है, ये आज से 98 के आसपास ये कीट अमेरिका से अपने देश में आया। और इस कीट का एक सबसे बड़ा खूबी है कि ये कीट भोजन के लिए एक रात में 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेता है। और इसका प्रजनन जो है, एक फीमेल लगभग 800 से 1000 तक अंडे देती है। हफ्ते 2 दिन 4 दिन पे अपने फसल को देखे जब, और कुछ फेरोमोन ट्रैप भी इसके यहाँ कीट के। तो गेहूँ में, मक्के में जो प्रमुख कीट लगते हैं, एक तो होता है कटवर्म जो जर्मिनेट होता है, इसको जड़ कटुआ भी कहते हैं। तो जैसे मुलायम टहनी हुई, पौधे जर्मिनेट किए, वो कीट जो है, इसके लार्वी जो है पिल्लू, वो धरती के सरफेस से ही वो मक्के के पौधे को काट देता है। दूसरा, इसमें दीमक का भी प्रकोप आता है, इसमें एफिड का भी प्रकोप आता है, इसमें स्टेम बोरर का भी प्रकोप आता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये फॉल आर्मी वर्म, इसका प्रकोप है। तो अब किसान भाई हर एक कीट के लिए नियंत्रण तकनीक अपनाएंगे तो वो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए जो IPM पैकेज जो है, समेकित कीट नियंत्रण की जो बात होती है,
तो इसीलिए हर क्रॉप के लिए, मेज के लिए समेकित कृषि प्रणाली बनाई गई है। तो किसान भाई शुरू में जब मक्के लगाए तो अपने खेतों की अच्छी सी जुताई करें, जो कटवर्म का जो प्यूपल स्टेज है वो जमीन के नीचे है तो वो एक्सपोज हो जाएगा, सूरज की धूप से मर जाएगा। प्रीडेटर जो है, परभक्षी जो आएंगे उसके लार्वे को, पीपे को खा जाएंगे, तो वहाँ पे उसका एक नियंत्रण हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर वो क्रॉप लग गया और किसी पर्टिकुलर स्टेज में, अर्ली स्टेज में आया, तो नीम के पेस्टिसाइड्स हैं, बीटी के कई से फॉर्मुलेशन मार्केट में डिफरेंट ट्रेड नेम से आते हैं। ये जो बैक्टीरिया से जो जीवाणु है उसका उपयोग करें। कुछ बैभूरिया माने कुछ फंगस के भी हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। कुछ बैक्लो वायरस जैसे एनपीवी के लिए बोले हैं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर राम केवल, सरसों में लाही लगना बहुत कॉमन दिक्कत है, हम अक्सर इसकी बात करते हैं, कैसे मैनेज किया जाए? सुझाव देना चाहूँगा कि आप हमेशा सरसों की फसल को 15 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक बो दीजिए जी। अगर जब 20 नवंबर तक सरसों बो देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें कोई लाही नहीं लगेगा। लाही लगने के स्टेज को सरसों पार कर जाता है। लेकिन जब दिसंबर में सरसों बोते हैं या 25 नवंबर के बाद बोते हैं, 20 नवंबर के बाद बोते हैं, तो फरवरी में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उस समय बहुत तेज़ी से लाही का प्रकोप हो जाता है। तो अगर जो लाही का प्रकोप दिखता है तो प्रति फूल अगर जो 25-30 की संख्या में लाही दिखने लगे तो उस समय हम लोगों को नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं रुकता है, लाही का प्रकोप बढ़ता जाता है, तो हम लोग किसान भाई आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का दवा आता है और उसको 10 लीटर पानी में आप 3 से 5 ml आप उसको मिला दें। 4 ml या 5 ml में घोल करके आप छिड़काव कर दें तो उसकी समस्या कम हो जाएगी। आपके खेत में मित्र कीट भी होता है जिसे हम लोग सप्तभृंगी कहते हैं, तो उसकी अगर जो संख्या ज़्यादा है तो एक छिड़काव में ही वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि मित्र जीव को भी हमें बचाव करना है। और ये छिड़काव हमेशा आप सुबह करें और नहीं तो शाम के समय करें। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का ही इस सेशन में जुड़ने के लिए, इतनी अहम बातें रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। छोटा सा ब्रेक, फौरन जा रहा हूं, फौरन लौट के आ रहा हूं। कृषि चौपाल देख रहे हैं आप। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल और कृषि चौपाल के उस पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जिस सेशन को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सेशन का विषय है रबी फसलों में रोग एवं खरपतवार प्रबंधन। और मेरे साथ इस विषय पे जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे डॉक्टर संजीव कुमार, HOD हैं फसल अनुसंधान ICAR RCAR पटना का। डॉक्टर संजीव स्वागत है आपका। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे, वैज्ञानिक है पादप रोग विज्ञान ICAR RCAR पटना से। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कुमारी शुभा, वैज्ञानिक हैं, सब्जी विज्ञान एक्सपर्टीज है और ICAR RCAR से पटना से मैम भी हमारे साथ है। डॉक्टर शुभा स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर संजीव आप ही के पास आना चाहूंगा। सर गेहूं में खरपतवार बहुत कॉमन सी बात, लेकिन उतनी ही तकलीफदेह बात जिसकी बार बार हम बात करते हैं। सर इसको कैसे दूर किया जाए? जो मुख्य प्रजातियां हैं जो भीट में आती है, गेहूं में जो आती हैं, वो है फेलरिस माइनर जिसको गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा बोलते हैं, पीली सेंजी है, सफ़ेद सेंजी है, कृष्ण नील है और मकोय है। ये सब जो है प्रमुख है। इसमें इसके साथ साथ जो है जो घास वर्गीय खरपतवार है, जैसे कि दूब घास है, मोथा है, ये सब भी इसमें बहुत मात्रा में आती है। और चूँकि बिहार या पूर्वी भारत जो है समशीतोष्ण जलवायु में आता है, तो यहाँ पर जो बीट की मात्रा एवं बीट की डिफरेंट प्रजातियाँ जो है बहुतायत मात्रा में उगती है। तो हमको इसका समेकित प्रबंधन करना होगा। गेहूं का सोइंग कर देते हैं तो गेहूं का सोइंग करने के 72 घंटे के अंदर
एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, लेकिन ये 72 घंटा के अंदर होना चाहिए। इसके बाद भी यदि 25 से 30 दिन के प्लस आ जाता है, इसमें आ जाता है, तो एक दवा आती है जिसमें कि कम्बिनेशन होता है सल्फोसल्फिरोन और मेटसल्फिरोन का। इसका 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसको स्प्रे किया जाता है। ये ऐसी दवा है जिससे कि जो घास वर्गीय और जो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाली दोनों जो बीड होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ साथ यदि दूसरा फ्लश जो है यदि 60 दिन पर आ जाता है तो हम इसको एक मैनुअल बीडिंग मैनुअल बीडिंग कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ आजकल शून्य जुताई के द्वारा जो बीडिंग हो रहा है, तो इसके लिए जुताई के जस्ट पहले उसको ग्लाइफोसेट नाम की जो दवा आती है उसको 80 से 100 ml प्रति 10 लीटर पानी में जो है मिलाकर इसको स्प्रे करने से जो बीड उगते हैं जो तुरंत आएंगे हमारे गेहूं के जर्मिनेशन के बाद, इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है हम इसको कर सकने के लिए भी कई किसान भी हैं सर जो इंतजार कर रहे हैं। बीनू देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीनू जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर जो चना में खेर पतवार मतलब वो होता है वो कैसे सर? हाँ। अति चना में अधिकतर जो इस सीजन में जो खरपतवार आता है वो जो होता है चौड़ी पत्ती वाली ज़्यादा खरपतवार आता है, तो इसमें बहुत ही सिलेक्शन, दवा का जो सिलेक्शन किया जाता है बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि चना भी जो है चौड़ी पत्ती वाली फसल में आता है और जो खरपतवार भी है अधिकतर जो है चौड़ी फसल वाली पत्ती है। तो एक दवा आती है इमेजिथेपर करके आता है, इसको जो है इसकी मात्रा जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करने पर हम जो है इस चौड़ी पत्ती वाले बीट पर जो है हम पूरी तरह से इसका कंट्रोल कर लेते हैं। और यदि फिर भी लेटर स्टेज में आता है तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसका एक जो है मैनुअल बीडिंग जो है हाथ से जो है इसकी गुड़ाई कर ली जाए, तो जो है इस पर चना में जो खरपतवार का नियंत्रण जो है बढ़िया से किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक, चना और मसूर में उकटा रोग और जड़ गलन की समस्या, जवाब क्या होगा सर? तो इसके प्रबंधन के लिए हमको 4 मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें पहला है आपको जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उसका चयन, दूसरा है बीज का उपचार, तीसरा है मृदा उपचार और चौथा है गैर दलहनी फसलों से उसका फसल चक्र। तो अगर हम किस्मों की बात करते हैं तो मसूर के लिए IPL 220 है और चना के लिए स्वर्ण लक्ष्मी है जो इसी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। इस दोनों में उकठा रोग के लिए रेसिस्टेंस है, तो हमारे किसान बंधु ये लगा सकते हैं। बीज उपचार की जब बात करते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा या कुछ रसायन हैं जैसे कि आपको कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है या फिर कार्बोक्सिन और थीरम का भी जो मिक्सचर है मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको मार्केट में वीटावैक्स पावर के नाम से मिलता है, उससे आप उपचार कर सकते हैं। और जब ट्राइकोडर्मा से जब उपचार करते हैं तो ध्यान रखना है कि 6 से 10 ग्राम उसका फॉर्मुलेशन प्रति केजी बीज के हिसाब से, या फिर जब रसायन का करते हैं तो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको उसका उपचार करना है। और इसके बाद मृदा का उपचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो इसके जो कारक हैं वो सब मृदा में ही रहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद पर उगा करके उसको खेत में डाल देना है और ये ध्यान रखना है कि जब आप ये डाल रहे हो तो खेत में नमी हो। तो जब आप ये चारों चीज़ करेंगे तो ये बीमारी आने की संभावना कम है। अगर ये आप नहीं करते हैं और खेत में बीमारी आ जाती है तो उसके बाद इसका जो प्रबंधन है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से? सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फसलों में रोगों के रोकथाम के लिए रसायन के अलावा और क्या क्या तरीके हैं? इसके लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे इसमें सबसे पहला है आप जो रेसिस्टेंट वैरायटी है जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको लगाएं। दूसरा ये है कि गर्मी के दिनों में आप खेत की गहरी जुताई करें, इससे जो पैथोजन होता है मृदे में पड़े होते हैं वो ऊपर आते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। बहुत सारे बोटानिकल्स भी हैं, इसमें नीम तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कम्पोनेंट्स भी हैं, जैसे ऑर्गेनिक जो ग्रीन मैन्योर है, बायोचार है, ये सब को भी प्रयोग करने से, उपयोग करने से आपका जो सूक्ष्म जीव का जो संख्या है वो भी प्रभावित होता है, तो उसमें रोग में कमी आती है। रसायन का उपयोग हम सबसे अंतिम विकल्प के रूप में हम चुनेंगे। डॉक्टर शुभा, मटर की फसल और उसमें चूड़ेल आसिता और
जलन गलन की समस्या, इसको कैसे आप रेक्टिफाई करती है और कैसे इसको मैनेज करें मैम? कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा जी। है और यही समय है कि मटर की जो फली है वो भी तैयार हो रही है और पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम चूर्ण आसिता हिंदी में कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू इस समय सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका फैला हुआ है मटर में। तो इसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करूंगी कि वो सबसे पहले ऐसा, अगर पिछले साल उनके खेत में ऑलरेडी हो चुका है पाउडरी मिल्ड्यू, तो इस बार उस खेत में पाउडरी मिल्ड्यू मटर को ना लगाएं, क्योंकि लगाएंगे तो जो वो पादप का जो इस बीमारी का जो काउजल एजेंट है वो अपना प्रजनन आराम से कर पाएगा और आपके फसल को बर्बाद करेगा। तो फसल चक्र अपना इस साल वो फसल ना लगाएं। दूसरा है कि आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करेंगे 4 ग्राम अगर पर केजी ऑफ सीड से उपचारित करेंगे तो ये जो बीमारी है उसकी भी संभावना कम हो जाती है। अगर आपके पौधे आपके खेत में ऑलरेडी आ चुका है पाउडरी मिल्ड्यू तो उसके लिए आप सल्फर डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सल्फर डस्ट जो है 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड पर लीटर ऑफ वाटर में आप अगर स्प्रे करेंगे तो इससे रोकथाम हो सकता है। इसके अलावा कैराथन है एक जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काफ़ी अच्छी एक स्प्रे माना जाता है, उसका भी आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो उससे बचा जा सकता है। और दूसरा जो बीमारी है जड़ गलन, उसके बारे में मैं बता दूं, इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं करूँगी ये बीज से होने वाली बीमारी है तो बीज को ट्रीट करें। उसके अलावा आप फसल चक्र उपजाए और अगर आपके प्लॉट में आपने देख लिया है कि एक बार उसमें आ चुका है फ्यूजेरियम विल्ट तो वहाँ सिंचाई ना करें, क्योंकि पानी के सिंचाई वाले पानी से ये सबसे ज़्यादा फैलता है, तो पूरी तरह से आपके खेत को ये बर्बाद कर देगा। उसके बाद सिंचाई करते हैं तो उचित आप इसके लिए फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है। जैसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका छिड़काव कर सकते हैं। इन सब से आप अपने खेतों को मटर की अच्छी पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसान भी हमारे साथ है, गुड्डू प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू प्रधान जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल फूल गोभी से संबंधित है सर। फूल गोभी में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा छोटा फूल बन जाता है, फूल जो तैयार होता है ढीला ढीला होता है, उसमें खुरखुरे होते हैं और छोटा भी होता है, तो बाज़ार में उसका वैल्यू बढ़िया नहीं मिल पाता है। इस समस्या का समाधान बताया जाए। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, ये आपको फूल गोभी, बंधा गोभी जो भी लगाते हैं, फूल गोभी खास तौर पे, इसकी 3 विभिन्न प्रजाति है। अगेती किस्म जो अर्ली है, जो मार्केट में बहुत पहले आ जाती है, उसके बाद एक मध्यम बीच वाली होती है और लास्ट में होती है पछेती जो वैरायटी होती है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर आप कभी भी पछेती वाली वैरायटी को पहले लगा दें या फिर अगेती वाली वैरायटी को अगर आप पछेती में लगाते हैं तो ये समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप आप इसका अच्छे से जानकारी ले लें कि आप जो सब्जी खरीद रहे हैं, जो बीज खरीद रहे हैं, वो अगेती किस्म की है या फिर पछेती किस्म की है। इसके अलावा अगर आपके प्लॉट में नाइट्रोजन की कमी है तो भी ये छोटे छोटे जो फूल गोभी जिसका मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाता है, अच्छा वजन नहीं आ पाता है, उससे आप बच सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी देख लीजिए। इसके अलावा आप अगर बहुत जो हमारा खेत है उसमें नमी सही से है या नहीं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सही नमी नहीं मिलने से अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पाता है। लेकिन जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है रबी सीजन की जितनी भी सब्जियाँ हैं वो जल के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है, बहुत सारी बीमारियाँ उसी टाइम में आती है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान दें। इसके अलावा जो आप दूसरा बीमारी कर रहे हैं कि दानेदार जैसा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। जैसे कि इस बार देख रहे थे आपकी रबी सीजन में उतना गर्मी ठंडी पड़ी ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, टेम्परेचर अचानक से बढ़ने से गोभी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। छोटे छोटे दाने जैसे जो निकल जाते हैं उससे जो है टेम्परेचर, तो आप इस बात का ध्यान दें, टेम्परेचर बढ़ने से जो प्रॉब्लम हो रही है तो टेम्परेचर को कम दें। गोभी के खेत में अगर थोड़ा शेडिंग आप व्यवस्था कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सही समय पर तुड़ाई करें तो आप इस प्रॉब्लम से ठीक है। ये छोटे छोटे प्रयास है जो आज आपको अपनाने हैं और फिर अपनी खेती में देखना है कितना फायदा हो रहा है। असल में गोभी की बात करें तो मृदुल आसिता और काला गलन जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे मैनेज करें, और ये सारी बातें आपको 30 सेकंड में मैनेज करनी ही टास्क आपके लिए भी है। बताइए मैम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको काला सड़न बीमारी के बारे में बताना चाहूँगी। मैं बता दूँ, ये एक फंगल डिजीज़ नहीं है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो ये मुख्यतः फैलता किस लिए, जैसे निराई गुड़ाई के समय में कोई पत्ता अगर कट गया तो उससे होता है कि बैक्टीरिया प्लांट के अंदर चला जाता है, फूल गोभी का जो पौधा है उसके अंदर चला जाता है और अपना ग्रोथ वहाँ करने के उस फल को सड़ा देता है। तो जैसा ऐसा मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगी, अगर वो ऐसा कोई पौधा अपने फील्ड में, अपने खेतों में देखते हैं तो सबसे पहले उसको उठा करके नष्ट कर दें, क्योंकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसको फैलने का जो उसमें क्षमता है वो कहीं ज़्यादा होती है दूसरे और कॉजेटिव एजेंट के कंपेयर में। इसके अलावा चूँकि ये बैक्टीरिया से होता है तो आपको इसमें बैक्टीरियल साइड डालना होगा, जैसे कि कसोगा माइसिन आता है
400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं जैसे कि पूसा सुबड़ा है, कॉलीफ्लावर में ये आप लगा सकते हैं। और दूसरा जो मेन बीमारी है जो मृदुलासिता, ये मुख्यतः होता है फूल गोभी, बंदा गोभी, माने जो जितने भी कि ठंडे में लगने वाली जो गोभी वर्गीय सब्जी है उसमें होता है। तो उससे बचने के लिए मैं कहूँगी कि अगर बहुत ओस वाला दिन है, बहुत कुहासा वाला दिन है, तो उस टाइम में सिंचाई ना करें, क्योंकि ये जो जितना नमी बनी रहती है फील्ड में जितने, तो ये बीमारी उतना ज़्यादा फैलती है। तो इस बात का ध्यान दें। और ये चूँकि मैं मृदुलासिता के बारे में बता रही हूँ, ये एक फफूंदी रोग है, तो इससे आप बचने के लिए जो कॉमन जो हमारे फंजीसाइड हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका उपयोग कर सकते हैं। बीजों का उपचार कर सकते हैं। सिंचाई का खास ध्यान रखें कि अगर सिंचाई हो, पानी का जमाव ना हो फील्ड में, इन बातों का आप खास ध्यान रखें, तो ये जो मुख्य बीमारियां हैं फूल गोभी की, उससे आप बच सकते हैं। ठीक है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आधुनिक टेक्निक के जरिए आप किस तरीके से फसल प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट माइन्यूटली आपको समझाएंगे और मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस सेशन में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास सरकार, प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी ICAR RCER से। डॉक्टर विकास, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरे साथ डॉक्टर आरती कुमारी जुड़ रही हैं, साइंटिस्ट हैं मृदा एवं जल संरक्षण ICAR RCER से। डॉक्टर आरती, स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर मीनू कुमारी जुड़ रही हैं, वैज्ञानिक हैं सब्जी विज्ञान ICAR RCER से। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर विकास, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, लगातार सरकार की कोशिश है कि नई नई टेक्निक्स के जरिए किसानों को इक्विप्ड किया जाए, समझाया जाए और बताया जाए भाई कैसे फसल को मैनेज कर सकते हैं। और इसी में से ड्रोन टेक्निक। सर, ये ड्रोन टेक्निक कितनी काम की है? सर, ड्रोन आजकल जो ड्रोन आया है, नया मशीन है जो 3-4 साल से ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। ये काफ़ी तेज़ी गति से लोकप्रिय हो रहा है। जैसे आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपका छिड़काव तो करते हैं कई रबी फसलों का, जैसे हैं गेहूँ, चना, दलहन में आपका मसूर है, मक्का, जो भी फसलों को आपका कीटनाशक छिड़काव करने के लिए आजकल हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा भी ड्रोन का काफ़ी टेक्निक है, काफ़ी उपयोग है। जैसे हम लोग का ज़मीन पे जो फसल का जो वृद्धि कितना हो रहा है, फसल का स्वास्थ्य कैसे हो रहा है, आपका मिट्टी का विश्लेषण कैसे हो रहा है, रोग और कीट और रोग का नियंत्रण कैसे करना है, सिंचाई का प्रबंधन, जैसे मिट्टी का नमूना कैसे है, ऐसे नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि आपका जो ड्रोन है उसका अंदर में एक सेंसर रहता है, वो सेंसर से आपका सब कुछ पता चल जाता है। तो काफ़ी देश में काफ़ी ड्रोन का काम चल रहा है। अभी खाली कीटनाशक को छिड़काव करने के लिए हम लोग पूर्वी भारत में ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में आपके इसके सब रिजल्ट जो है, जो हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो परंपरागत चीज़ों के साथ इन टेक्निक को अपनाना होगा। हाँ, ठीक है सर। किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए अपना। मैं मक्का, गेहूँ, चना, मसूर का खेती करना चाह रहा हूँ सर। एक ही मशीन से कैसे करूँ मैं? धन्यवाद सुशील जी। जी हाँ, एक मशीन है। हाँ, एक मशीन है जी, जो सबसे आधुनिक माने आधुनिक मशीन है। उसका नाम है मल्टीक्रॉप इंक्लाइन प्लांटर। मल्टीक्रॉप इंक्लाइन प्लांटर, जिसमें मध्यम दाना से बड़ा दाना का फसलों का बीज आप बुआई कर सकते हैं। आप जो बोले मक्का बोला है, गेहूं बोला है, सरसों, मसूर, आप चारों दाने के कर सकते हैं। किंतु मध्यम से बड़ा दाना का विभिन्न आकार प्रकार आप कर सकते हैं। विभिन्न दाना, विभिन्न आकार और प्रकार का स्टील प्लेट, आपके इंक्लाइन प्लेट मिलता है। आपका स्टील प्लेट मिल जाता है, वो प्लेट खरीद कर लीजिए। खरीद करके आप जब बुआई करते हैं तो उस टाइम में आपको जो चाहिए आपका प्लेट खाली चेंज कर लीजिए। एक रेंचू है, रेंचू से नट बोल्ट खोल दीजिए, खोल कर फिक्स कर दीजिए। वो 5 मिनट का काम है, खाली प्लेट बदलना है और कुछ करना नहीं है। तो ये कोशिशें कर सकते हैं जिसके जरिए आपको फायदा पहुंचेगा, आपका हो सकता है कि मशीन का। डॉक्टर आरती हमारे साथ हैं। डॉक्टर आरती, वाटर मैनेजमेंट हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, रबी की फसलों में जल प्रबंधन, लेकिन मुझे इसमें आपसे आधुनिक तकनीक समझ नहीं है। कौन सी वो आधुनिक तकनीकें हैं जो रबी की फसलों के जल प्रबंधन में काम आ सकती है?
इसके अंतर्गत किसान भाई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जिसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली करते हैं। इसका उपयोग करके आप 80 से 90% तक सिंचाई दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई कहते हैं। टपक सिंचाई का उपयोग करके आप 50 से 70% सिंचाई लागत को बचा सकते हैं। और साथ ही किसान भाई आप सब्जियों में या फिर फलों की खेती कर रहे हैं या नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं या फिर अन्य बागवानी फसलें कर रहे हैं तो उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा जो है वो फव्वारा सिंचाई है, जिसे ड्रिप स्प्रिंकलर कहते हैं। और इसका उपयोग करके आप गेहूं में या दलहनी फसलों में या मक्का में या फिर हम बोले कि जो आजकल गवर्नमेंट है जो कि फ्लावर्स के फूलों की खेती के लिए काफ़ी प्रमोट कर रही है, तो फूलों की खेती के लिए फव्वारा सिंचाई का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तो सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम आया है, जिसका जो समृद्ध किसान है उसका उपयोग करके अपना समय के साथ श्रम की भी बचत कर सकते हैं। और जो किसान लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं तो आप एक कम लागत वाली टैंक आधारित ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके आप जल का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मीनू भी हमारे साथ है, लेकिन आपके पास आऊँगा उससे पहले किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर मीनू आपसे सवाल पूछूं उससे पहले किसान का रुख कर लेता हूं। देवेंद्र जी हमारे साथ है। देवेंद्र जी स्वागत है आपका कृषि चौपाल में, सवाल पूछिए अपना। मुझे कुछ यंत्रों के विषय में जानकारी चाहिए जो बिना बिजली के सिंचाई हो सके। अभी जो सोलर पैनल का उपयोग करके सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग कर बिना बिजली का खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों को यह ध्यान में रखना होगा कि भूजल का दोहन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग कर रहे हैं तो सही पंप का सिलेक्शन करें। और आप सभी को जानकर यह बहुत ही खुशी होगी कि केंद्र सरकार द्वारा PM कुसुम योजना का आप लोग लाभ उठाकर 50 से 50% तक का सब्सिडी प्राप्त करके सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मीनू कई तरह के सवाल हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी हो, जल हो, प्राकृतिक संसाधन हो, उनकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी हम ग्राफ देख रहे हैं डाउन आ गया है। मैम इस ग्राफ को कैसे आगे बढ़ाएं और रबी फसल के मैनेजमेंट में किस तरीके से इसे शामिल करें? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे थे, मिट्टी, जल, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन और ये सीमित मात्रा में है, तो इन सीमित संसाधनों का उचित उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्जियों की खेती में अगर बात की जाए तो इसमें एक टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उत्थित क्यारी टेक्नोलॉजी है। क्यारियों में आपको सब्जी के पौधों को लगाना है, या अगर आप बीज भी लगाना चाहते हैं तो आप इन क्यारियों में ही लगाएं। इन क्यारियों के बनाने की बहुत ही छोटी सी तकनीक जो मैं बताना चाहूँगी कि आपको 60 सेंटीमीटर चौड़ी बेड बनानी है, लंबाई आप अपने खेत के हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह की जब क्यारियाँ आप बनाते हैं उसके बाद आप इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। जैसा ही बताया जा रहा है टपक सिंचाई, इसमें सब्सिडी भी है, तो आप टपक सिंचाई वाली जो ड्रिप लैटरल्स है उसको बिछाया जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है पॉलीमल्च। पॉलीमल्च का प्रयोग करें। पॉलीमल्च के प्रयोग से कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कई सारे हम लोग रोग की बात कर रहे थे, तो ये सिंचाई के माध्यम से जो रोग फैलते हैं उससे बचाने में एक तो सुविधा होती है, दूसरा कि पौधे की जड़ों के पास जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, जो तापमान होता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। तो पॉलीमल्च आपका जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ पर एक उचित तापमान मेंटेन करती हैं। और इस तरह से आप रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी जहाँ ड्रिप, मल्च, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है सब्जी फसलों के लिए खासकर। दूसरा एक मैं बताना चाहूँगी प्रोट्रे टेक्नोलॉजी। प्रोट्रे बहुत ही कम जो मूल्य है उस पर उपलब्ध होती है। इसमें आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में लेकर और उसको प्रोट्रे में भरना है और फिर आप उसमें जो एक एक बीज है एक एक उसके खांचे में डाल सकते हैं। तो प्रोट्रे मेथड से एक और फ़ायदा हो जाता है कि आपको अर्ली जो कहते हैं अगेती, जो आप जब आपका खेत खाली नहीं है तब भी आप प्रोट्रेस को आप उपयोग में लाकर अपनी पौधशाला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नीलम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए अपना। मैं सब्जी का खेती करता हूँ तो बाज़ार में मार्केट में बेचता हूँ तब मुनाफा नहीं होता है, तो बिना मौसम के खेती कैसे होगा?
जी नीलम जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये बिना मौसम की खेती के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सरल सी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं पॉलीटनल टेक्नोलॉजी। अक्सर क्या होता है कि जब बहुत ही ठंड होती रही, जैसे दिसंबर महीना है, उसमें कभी भी हम लोग जो ओपन खेत है हमारे, वहाँ पर हम बीज लगाने का नहीं सोच पाते हैं क्योंकि तापमान बहुत कम होता है। अगर हम पॉली टेक्नोलॉजी, जो पॉलीटनल है, उसके माध्यम से आप दिसंबर महीने में भी आप बीज की बुआई कर सकते हैं, पौधशाला भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पारदर्शी पॉलीथीन होती है, सफ़ेद पॉलीथीन कहिए, पारदर्शी कहिए, इस तरह की पॉलीथीन को प्रयोग करके, और जो आपके खेत में लोकली अवेलेबल मटेरियल है, बांस है, उससे आप टनल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको दोनों तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं, तो आपका पॉलीटनल बन जाता है। और इसमें जो एक खास बात है कि अंदर आप देखेंगे तो तापमान 10 से 12 डिग्री ज़्यादा होता है बाहर से, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब बाकी जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इतने कम, जो दिसंबर महीना है उसमें हम बीज की बुआई करें, बट यहाँ पर आप बीज की बुआई भी कर सकते हैं टनल्स में, और आप इसके साथ साथ वहाँ पर आप जो अपने पौधे हैं उसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो मार्केट में जब पहुँचेगी सब्जी तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले पहुँच जाएगी, और वो आपको एक जो आर्थिक मुनाफा है उसकी तरफ आपको ले जाएगी। मेरे पास समय इतना ही था इस सेशन में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने जानकारी दी और आप आए, थैंक यू सो वेरी मच। और सिर्फ इस मंच पे समस्याओं का जिक्र नहीं होता, दावे नहीं होते, यहाँ समाधान होता है, गारंटी होती है, सॉल्यूशन होता है, बात आपकी होती है, हमारी होती है। तो इस साथ यूं ही निभाते चलिए, जुड़ते रहिए इस कारवां के साथ, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और हमारे इस सफर में आप हमारे हमसफर रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कृषि चौपाल के इस शानदार सेगमेंट को पटना से यहीं वाइंड अप कर रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं।